भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज जो करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं, उनकी विविधताओं और उनकी एकता की कहानी कहता है। लेकिन इसी दस्तावेज के पन्नों में एक ऐसा विचार भी है जो आज़ादी के 7 दशकों बाद भी भारत के सबसे जटिल और संवेदनशील बहसों में से एक बना हुआ है। वो विचार है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। ये महज एक कानूनी प्रस्ताव नहीं है, ये भारत की पहचान से जुड़े कुछ बेहद बुनियादी सवालों से टकराता है। क्या एक राष्ट्र का मतलब एक कानून होना चाहिए? क्या व्यक्तिगत आस्था और राष्ट्रीय कानून के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है? ये वो सवाल हैं जो दशकों से भारतीय समाज, राजनीति और न्यायपालिका के गलियारों में गूंज रहे हैं, और आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। इस सवाल पर गौर कीजिए। कल्पना कीजिए कैसे भारत की जहां किसी नागरिक की शादी की कानूनी प्रक्रिया, तलाक के आधार या अपनी संतान को संपत्ति देने के नियम इस बात पर निर्भर न करते हों कि वो किस मजहब में पैदा हुआ है। यही वो मौलिक सोच है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता के बिल्कुल केंद्र में है। ये एक ऐसे कानूनी ढांचे का प्रस्ताव है जो हमारे जीवन के सबसे निजी और महत्वपूर्ण पहलुओं, विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना, इन सभी को धार्मिक या सामुदायिक पहचान से अलग कर हर भारतीय नागरिक के लिए एक समान जमीन पर ले आए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि ये उन रिवाजों और नियमों को छूता है जो सदियों से धर्म और परंपरा का हिस्सा माने जाते रहे। तो चलिए इसे और स्पष्ट रूप से समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। देखिए, भारत में 2 तरह के कानून होते हैं। क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून, जो सबके लिए एक हैं। चोरी या हत्या की सजा हर नागरिक के लिए समान है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। लेकिन दूसरे होते हैं सिविल लॉ, और उसी के अंदर आते हैं पर्सनल लॉ यानी व्यक्तिगत कानून। यूसीसी का मतलब है कि देश के सभी धार्मिक समुदायों के लिए जो अलग अलग पर्सनल लॉज आज मौजूद हैं, उन्हें खत्म करके उनकी जगह एक एकीकृत यानी एक समान, व्यापक और एकीकृत कानून बनाया जाए। ये एक ऐसा कोड होगा जो देश के हर नागरिक पर उनके धर्म या आस्था की परवाह किए बिना व्यक्तिगत मामलों में समान रूप से लागू होगा। सवाल ये उठता है कि ये व्यक्तिगत मामले हैं कौन से? जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कानून हमारे जीवन के सबसे निजी और भावनात्मक पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। विवाह यानी शादी की कानूनी उम्र क्या होगी? क्या एक से ज्यादा विवाह मान्य होंगे? तलाक, किन आधारों पर पति पत्नी अलग हो सकते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या होगी? विरासत और उत्तराधिकार यानी किसी व्यक्ति के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? बेटे और बेटी का हक क्या होगा? गोद लेना, इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? और भरण पोषण यानी तलाक के बाद गुजारे भत्ते की जिम्मेदारी किसकी और कितनी होगी? ऐतिहासिक रूप से इन सभी मामलों को धर्म और परंपरा का अटूट हिस्सा माना गया, और यही वजह है कि आज भी ये अलग अलग समुदायों के अपने अपने पर्सनल लॉ के दायरे में आते हैं। इस विस्तृत विश्लेषण में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हमारा सफर शुरू होगा इसकी ऐतिहासिक जड़ों से, जहां हम औपनिवेशिक काल से लेकर संविधान सभा तक की यात्रा करेंगे। फिर हम उन अहम अदालती मुकदमों को देखेंगे जिन्होंने इस बहस को एक नई दिशा दी। इसके बाद हम इस बड़ी बहस के दोनों पक्षों, इसके समर्थन और विरोध के तर्कों को गहराई से समझेंगे, और अंत में हम देखेंगे कि आज इस दौर में ये विचार भारत में कहाँ खड़ा है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार कोई नई या आधुनिक उपज नहीं है। ये एक सपना है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए। इसकी जड़ें भारत के औपनिवेशिक अतीत और हमारे संविधान निर्माण के दौरान हुई उन गहन और कभी-कभी तीखी बहसों में बहुत गहराई तक जाती हैं। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि यह सपना अधूरा क्यों रह गया। कहानी की शुरुआत होती है 1772 में, जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत के लिए कानूनी नीति बनाई। उन्होंने तय किया कि आपराधिक मामलों में तो एक समान कानून लागू होगा, लेकिन जब बात शादी, तलाक और विरासत जैसे दीवानी मामलों की आएगी तो हिंदुओं पर उनके शास्त्रों के हिसाब से और मुसलमानों पर कुरान के हिसाब से कानून लागू होंगे। यहीं से एक राष्ट्र दो कानून की नींव पड़ी। ये व्यवस्था आज़ादी तक चली। जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस हुई। कई नेता एक समान कानून चाहते थे तो कई इसके खिलाफ थे।
आखिरकार आज़ादी के बाद 1955-56 में प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में हिंदू कोड बिल लाए गए। इन बिलों ने हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन समुदाय के पर्सनल लॉ में क्रांतिकारी सुधार किए, जैसे बहुविवाह पर रोक और बेटियों को संपत्ति में अधिकार देना। लेकिन ये सुधार सिर्फ एक हिस्से तक सीमित रहे और सभी के लिए एक समान कानून बनाने का लक्ष्य एक बार फिर अधूरा रह गया। संविधान सभा में अगर कोई यूसीसी का सबसे मजबूत स्तंभ था तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। जैसा कि उनके इस कथन से साफ है, उनका तर्क बहुत स्पष्ट था। वो मानते थे कि पर्सनल लॉ का संबंध सामाजिक व्यवस्था से है, ना कि धार्मिक आस्था से। उनका मानना था कि शादी, तलाक और विरासत जैसे मामले धर्म के नहीं बल्कि नागरिक अधिकारों के विषय हैं। उनके लिए यूसीसी सिर्फ कानूनी एकरूपता का साधन नहीं था, ये सामाजिक सुधार का, खासकर महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने का एक अनिवार्य जरिया था। उनका मानना था कि जब तक महिलाओं को शादी और विरासत में बराबरी का हक नहीं मिलता, तब तक सच्ची समानता और राष्ट्रीय एकता की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान सभा में हुई लंबी और विभाजनकारी बहसों के बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक समझौता हुआ। यूसीसी को संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं बनाया गया। अगर ऐसा होता तो कोई भी नागरिक इसे लागू करवाने के लिए सीधे अदालत जा सकता था। इसके बजाय इसे संविधान के भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत अनुच्छेद 44 में जगह दी गई। इसमें लिखा गया कि राज्य इसे लागू करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब ये था कि ये देश चलाने वालों के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी होगी, एक लक्ष्य होगा जिसे भविष्य में हासिल करना है, लेकिन ये कानूनी रूप से अनिवार्य या तुरंत लागू करने योग्य नहीं था। ये एक तरह से इस मुद्दे को भविष्य की सरकारों और समाज की सहमति पर छोड़ दिया गया। जो काम विधायिका यानी संसद ने अधूरा छोड़ दिया था, उसे बार बार न्यायपालिका ने उठाया। जब भी किसी आम नागरिक का जीवन, उसके अधिकार और उसकी स्वतंत्रता इन अलग अलग पर्सनल लॉज की उलझनों में फंसे, तो मामले अदालतों तक पहुंचे। अब हम देखेंगे कि कैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसलों के जरिए इस ठंडी पड़ चुकी बहस में एक नई जान फूंकी और देश को बार बार यूसीसी की जरूरत की याद दिलाई। सिविल कोड की बहस में अगर कोई एक केस सबसे बड़ा मील का पत्थर है तो वो है 1985 का मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम केस। ये सिर्फ एक तलाक और गुजारे भत्ते का मामला नहीं था, ये एक ऐसा केस था जिसने इस कानूनी मुद्दे को एक बहुत बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद में बदल दिया और देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। शाहबानो इंदौर की रहने वाली एक 62 वर्षीय महिला थी, जिनके पति ने उन्हें शादी के 40 से ज्यादा सालों के बाद 3 तलाक दे दिया। 5 बच्चों की मां शाहबानो के पास गुजारे का कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने अदालत से गुजारा भत्ता मांगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 का हवाला दिया, जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और हर जरूरतमंद पत्नी, बच्चे या माता-पिता को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान करता है। कोर्ट ने शाहबानो के हक में फैसला सुनाया और साथ ही एक ऐतिहासिक टिप्पणी की कि अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है और एक कॉमन सिविल कोड लागू करने का समय आ गया है। इस फैसले ने एक राजनीतिक भूचाल ला दिया। कई रूढ़िवादी मुस्लिम समूहों ने इसे शरीयत यानी इस्लामी पर्सनल लॉ में सीधा हस्तक्षेप माना। भारी राजनीतिक दबाव के आगे झुकते हुए तत्कालीन सरकार ने 1986 में एक नया कानून मुस्लिम महिला अधिनियम पास कर दिया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्लिम महिलाओं के लिए निष्प्रभावी कर दिया। इस एक घटना ने यूसीसी की बहस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शाहबानो केस के ठीक 10 साल बाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और महत्वपूर्ण मामला आया, सरला मुद्दगल बनाम भारत संघ। ये मामला उन हिंदू पुरुषों से जुड़ा था जो अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना रहे थे, क्योंकि हिंदू कानून में 2 विवाह प्रतिबंधित। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया। अदालत ने कहा कि पहली शादी को कानूनी तौर पर खत्म किए बिना सिर्फ दूसरी शादी करने के मकसद से किया गया धर्म परिवर्तन अवैध है। ऐसा करने से पहली शादी खत्म नहीं हो जाती और दूसरी शादी को मान्यता नहीं दी जा सकती। फैसला सुनाते हुए अदालत ने एक बार फिर सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमी ही इस तरह की कानूनी खामियों और धोखेबाजी को जन्म देती है, जहां लोग एक कानून से बचने के लिए दूसरे कानून का सहारा लेते हैं। कोर्ट ने फिर से सरकार से आग्रह किया कि वो अनुच्छेद 44 को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाएं। तो चलिए अब अदालतों से निकलकर उस बड़ी वैचारिक बहस पर आते हैं जो इस पूरे मुद्दे के दिल में है।
एक तरफ राष्ट्रीय एकता का सवाल है तो दूसरी तरफ भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का सम्मान। क्या यूसीसी इन दोनों के बीच एक पुल बना सकता है या ये भारत की विविधता के लिए एक खतरा है? आइए दोनों पक्षों के तर्कों को समझते हैं। यूसीसी के जो समर्थक हैं, उनका सबसे बड़ा तर्क है लैंगिक न्याय। उनका मानना है कि कई पर्सनल लॉज महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं और एक समान कानून सभी धर्मों की महिलाओं को बराबरी का हक देगा। वो इसे राष्ट्रीय एकता के लिए भी जरूरी मानते हैं, जिससे हम सब भारतीय हैं की भावना मजबूत हो। इसके अलावा एक सरल और एकीकृत कानून से न्याय प्रणाली भी बेहतर होगी। वहीं जो लोग इसका विरोध करते हैं, उनका कहना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर हमला है। उन्हें डर है कि एक समान कानून के नाम पर कहीं बहुसंख्यक समुदाय के रीति रिवाज और कानून अल्पसंख्यक समुदायों पर थोप न दिए जाएं। इससे भारत की पहचान, जो उसकी सांस्कृतिक विविधता में निहित है, उसे नुकसान पहुंचेगा। ये डर बहुसंख्यकवाद का डर जो बहस है ये सिर्फ हवा में नहीं है। जमीन पर अलग अलग कानूनों में बहुत गहरे अंतर मौजूद हैं। जैसे इस टेबल में हम देख सकते हैं, बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी करना हिंदू और ईसाई कानून में पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में पुरुषों को कुछ शर्तों के साथ इसकी इजाजत है। अगर हम विरासत की बात करें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 के बड़े सुधार के बाद अब बेटी को भी बेटे के बराबर पैतृक संपत्ति में हक मिलता है। वहीं मुस्लिम कानून में आमतौर पर बेटी का हिस्सा बेटे से आधा होता है। तलाक के आधार भी अलग अलग हैं। यूसीसी के समर्थक इन्हीं असमानताओं को खत्म करके सभी के लिए एक समान, न्यायपूर्ण और बराबरी पर आधारित धरातल बनाने की बात करते हैं। अभी तक हम यूसीसी की बात एक सिद्धांत, एक विचार या एक सपने के तौर पर कर रहे थे, लेकिन क्या भारत में कहीं ये हकीकत में लागू है? चलिए अब सिद्धांत से व्यवहार की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में यूसीसी कहाँ और कैसे काम कर रहा है। गोवा भारत का एकमात्र और अनोखा राज्य है जहां दशकों से एक समान नागरिक संहिता लागू है। ये कोई आज़ादी के बाद बना कानून नहीं है, बल्कि 1867 के पुर्तगाली सिविल कोड पर आधारित है, जो भारत की आज़ादी से भी पहले से वहां चला आ रहा है। ये कानून गोवा में रहने वाले सभी नागरिकों पर, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों या ईसाई, समान रूप से लागू होता है। इसके कई प्रगतिशील प्रावधान हैं, जैसे शादी का अनिवार्य पंजीकरण, तलाक के लिए कुछ समान आधार और एक खास नियम जिसके तहत शादी के बाद पति पत्नी की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी होती है। गोवा का ये मॉडल अक्सर यूसीसी की बहस में एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। हाल ही में उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसने इस बहस में एक बिल्कुल नया अध्याय जोड़ दिया है। इस बिल के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर नजर डालें तो इसमें सभी समुदायों के लिए शादी की एक समान न्यूनतम उम्र तय की गई है। एक बिल्कुल नई और चर्चित बात यह है कि इसमें लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है। इसने बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और विरासत के मामले में इसने सभी बच्चों, लड़का हो या लड़की, सबको समान अधिकार दिए हैं। उत्तराखंड का यह कदम अब इस बात पर एक नई बहस की शुरुआत करता है कि क्या यही मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया जा सकता है। देशव्यापी यूसीसी की दिशा में एक और बड़ा कदम 2019 में उठाया गया, जब संसद ने कानून बनाकर तत्काल 3 तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत की प्रथा को एक अपराध घोषित कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के 2017 के शायरा बानो केस के फैसले के बाद हुआ था, जिसमें कोर्ट ने इस प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था। हालांकि ये पूरे मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार नहीं था, बल्कि सिर्फ एक खास प्रथा पर रोक थी, लेकिन इसे अक्सर एक समान नागरिक संहिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। इसने ये स्थापित किया कि सरकार लैंगिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर पर्सनल लॉ में भी हस्तक्षेप कर सकती है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? आज की तारीख में यूसीसी को लेकर बहस और जमीनी कार्रवाई दोनों ही मोर्चों पर अभूतपूर्व तेजी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड ने कानून बना दिया है। गुजरात और असम जैसे कई और राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ने पर विचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भारत का विधि आयोग इस जटिल मुद्दे पर देश भर के लोगों और संगठनों से राय मशवरा कर रहा है। यानी ये विषय अब सिर्फ अकादमिक या सैद्धांतिक बहसों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक ठोस राजनीतिक और कानूनी हकीकत बनने की राह पर है। और इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क पहले से कहीं ज्यादा मुखर। अंत में
हम उसी बड़े सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। व्यक्तिगत अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के इस जटिल चौराहे पर खड़े होकर क्या भारत अपने इतिहास के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील कानूनी सुधार के लिए तैयार है? ये मुद्दा सिर्फ कानून की किताबों को बदलने का नहीं है, ये भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने के भविष्य को परिभाषित करने का है। क्या हम एकता और विविधता के बीच एक नया, न्यायपूर्ण और स्वीकार्य संतुलन खोज पाएंगे? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये तय है कि ये बहस आने वाले कई सालों तक भारत के भविष्य को आकार देती रहेगी।